इस तैयारे की बात कर रहे हैं हम F-16 की, जो कि 29 ममालिक ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर अब अमेरिका ने इसकी अपग्रेडेशन के लिए अपने इंटरेस्ट का माली तौर पर इजहार किया है कि वो दिलचस्पी भी रखते हैं और वो इसे करेंगे भी। तो मुझे बताएं आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, अब होने क्या जा रहा है? जी जी, बहुत शुक्रिया। ये यकीनन एक बड़ी अच्छी और खुशाइन डेवलपमेंट है, जिससे हमारी जो F-16 का फ्लीट है वो ना सिर्फ ये कि मज़ीद अपग्रेड होगा, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान का जो डिफेंस है और एयर पावर की जो एप्लीकेशन है उसमें हमें एक बूस्ट मिलेगा। मैं आपके नाज़रीन के लिए थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हमारे पास दो तरह के F-16 तैयारे हैं। एक वो बैच है जो हमने 1982 ऑनवर्ड लिया। ये F-16A और B मॉडल्स थे और वो अपने ज़माने के बेहतरीन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, यानी उस वक्त उसको बहुत सारी एयर फोर्सेस के अलावा खुद यूनाइटेड स्टेट एयर फोर्स भी यूज़ कर रही थी अपने F-14 और F-15 फ्लीट के साथ। और हमने इसको इस्तेमाल किया, हमने इसको सोवियट्स के अगेंस्ट जो हमारी वॉर थी, जब वो उन्होंने अफगानिस्तान में इन्वेजन की हुई थी, उनके साथ हमने इसमें से बहुत सारी कॉम्बैट्स की और बहुत सारे उनके जहाज़ गिराए भी। और फिर हमने पाकिस्तान का एयर डिफेंस इससे रखा। अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को प्रोटेक्शन देने में F-16 को हमने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। फिर दूसरा जो हमारे पास बैच आया वो पोस्ट 9/11, वो ब्लॉक 52 है, जो निस्बतन बहुत अपग्रेडेड और अच्छे जहाज़। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये इतनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है एविएशन और एवियोनिक्स की कि ये अपनी सर्विस के दौरान अपनी लाइफ जो है उसको पूरा करने से पहले ही ये ऑब्सलीट होना शुरू हो जाती है। अच्छा। क्योंकि उस वक्त तक मार्केट में उससे बेहतर इक्विपमेंट जो है वो आ चुका होता है। तो हमने ये किया, हमारे जो पहले 80s वाले F-16 थे उनकी हमने मिड लाइफ अपग्रेडेशन की, एक प्रोग्राम रन किया हमने MLU प्रोजेक्ट, जिसमें हमने उन तमाम जहाज़ों को हमने अपग्रेड किया, उनकी एवियोनिक्स, उनके मिसाइल्स, उनके रेडार्स की रेंजेस और इसके अलावा और बहुत सारे फीचर्स उसमें इनकॉर्पोरेट किए और उससे वो हमारी सर्विस में उनकी कैपेबिलिटी जो है वो बरकरार रही। अब इसी तरह जो ब्लॉक 52 हैं, अब ये जो जहाज़ हैं ये आप ये देखिए कि पिछले 30 सालों में जो है ना मिसाइल्स जो हैं उनकी रेंजेस 12-13 नॉटिकल माइल से जो है ना बढ़ के अब हंड्रेड्स ऑफ माइल्स के BVRs आ गए हैं। हमने अभी रिसेंट वॉर में देखा कि हमारी कितनी ज़बरदस्त BVR शॉट्स थी जिसमें हमने राफेल भी गिराए। तो अब जब ये अपग्रेडेशन होंगी तो इनके मिसाइल सिस्टम्स की रेंजेस बेहतर हो जाएंगी, इनकी अपनी सर्वाइवेबिलिटी बेहतर हो जाएगी, यानी इनके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स लग सकेंगे या अपग्रेड हो जाएंगे उनके सॉफ्टवेयर्स कि वो जो कंटेम्प्रेरी और अगले 15-20 सालों में आने वाली जो थ्रेट एनवायरनमेंट है जिसमें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में जिस तरह हमारे JF-17 ने, J-10Cs ने परफॉर्म किया, ये भी बिल्कुल उनके शाना बिशाना जो है ना अपना काम कर सकेंगे और बड़े अच्छे। तो ये आप ये समझिए कि ये हमें इस जो हमें ये एक पैकेज मिल रहा है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, तो इस पैकेज के बाद ये आप ये समझिए कि ये इतने ही जहाज हमने नए इंडक्ट कर दिए। अच्छा, यानी जो आप सर आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। मैं एजाज महमूद मलिक साहब, बात बहुत दिलचस्प है। अगर माजी की बात करें और हम इन्हीं तैयारों की बात करें तो इनकी रेंज कितनी थी? दैट वाज 70 किलोमीटर्स। मगर आप देखें कि PL-15 जिसका इस्तेमाल किया गया JF-17 में, उसकी रेंज 200 किलोमीटर्स है। और अगर इसको अपग्रेड किया जाता है तो फिर 70 किलोमीटर को कहां तक लेके जाया जा सकेगा? इसमें कितने और किलोमीटर्स का इजाफा हो सकता है? देखिए जी, वो डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरीके से करते हैं, और ये बातें चूंकि इंतहाई हसास और ऑपरेशनल नेचर की हैं, तो मैं सिर्फ एक मोटी बात ये करूंगा बट कि ये बहुत ज्यादा यानी
कई गुना हो जाएगी। मैं समझ गई आपकी बात। किलोमीटर होगी सर मैं सेंसिटिविटी भी समझ गई। छोटी सी जी नहीं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। ये जो कैपेबिलिटी है ना, इसको हम अपनी एयरफोर्स की या एयर कॉम्बैट की जुबान में इसको हम कहते हैं फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी। कि अच्छा। दो अगर दुश्मन हवा में है ना तो उनमें से किसके रेंजेस ज्यादा है और वो किस जो पहले गिराने की, यानी आप ये समझे कि एक दो बॉक्सर हैं रिंग में, एक के जो है ना बाजू की रीच अगर 2 फुट है और दूसरे की 1.5 फुट है। तो आप बात बड़ी इंटरेस्टिंग कर रहे थे, लेकिन बात वही है कि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। अगर भारत को यही पता चल जाता कि 50 किलोमीटर की रेंज में पाकिस्तान उनसे बेहतर है तो वो अपने सारे के सारे राफेल बचा चुके होते, लेकिन ऐसा हो ना सका। आपने मेरी बात, आपने मेरे मुंह की बात कर ली और आपने। मैं ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब की जानिब जाना चाहती हूँ। सर आप मुझे बताएं, पाक भारत जंग के बाद होता क्या है कि इंटरेस्ट लेता है भारत के अमेरिका से कोई डिफेंस डील कर ले, कोई जंगी तैयारे खरीद ले, लेकिन होता यह है कि राजनाथ भी अमेरिका का दौरा मंसूख कर देते हैं। तो क्या वजूहात हैं? क्या अमेरिका और भारत में भी कोई डील हो सकती है? जी हाँ, देखें, एक तो पहले चीज ये डील हो जो हमें पैकेज मिल रहा है, तो ये सारे इंस्टॉल हो जाते हैं तो हमारी जो जहाज़ों की लाइफ है 2040 तक बढ़ जाएगी। सो दे विल ऑपरेशनल उस पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। और सेकंड, जो अभी ये विजिट की आपने बात की, देखें उसमें बहुत सारे वजूहात है। एक तो टैरिफ का अभी तक इशू सेटल नहीं हुआ बिटवीन द टू कंट्रीज, 50% है, एक तो वो मसला है। सेकंड ये है कि अभी पुतिन साहब अभी आके चले गए हैं इंडिया, तो वो सिंबॉलिक भी था और उस आल्दो कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुए, कोई डील साइन नहीं हुए, लेकिन एक मैसेजिंग उन्होंने इंडिया ने कोशिश की तो अमेरिका को दिखाने के लिए कि रशिया के साथ ताल्लुकात, तो अमेरिका को भी रियलाइजेशन है कि ये हमें ये दिखाना चाहते हैं। फिर तीसरी चीज़ ये है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन द टू कंट्रीज। जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अभी से बातें जब स्टार्ट की हैं, स्पेशली जिस तरीके से वो टॉन्ट करता है, इंसल्टिंग है ऑलमोस्ट है इंडिया के लिए, और हेड ऑन उनको ले रहा है। और अभी रिसेंटली देखिए 2 या 3 दिन पहले व्हाइट हाउस में इंडिया के यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत सारे फार्मर्स थे और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे थे, तो वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने रेज किया था कि वाई वी आर डंपिंग इंडियन राइस, और वो ये कहते हैं कि इंडियन राइस जो है बड़ा चीप है वहाँ पे, तो लोकल जो प्रोडक्शन हो रही है उसको कोई लेने को तैयार नहीं है। और इतने मतलब क्वांटिटी में वो चावल आ रहे हैं बासमती, तो वो कहते हैं कि उनके वो उससे ज़्यादा है वो डंप हो रहा है। सो उस पर भी क्वेश्चन रेज हुए हैं। और इसके अलावा ये देखें कि जो आप ट्रस्ट डेफिसिट जो मैं कह सकता है वो इनके दरमियान भी चल रहा है। मेरे ख्याल में बहुत सारी वजूहात है, डेट्स वाई, क्योंकि इनकी कंक्लूड कोई चीज़ होनी नहीं थी, और डेट्स वाई राजनाथ सिंह को ऑलरेडी एक इंडिकेशन मिल गई थी और इसलिए वो वहाँ पे नहीं गए हैं। तो आप समझ लें कि ट्रस्ट डेफिसिट भी है और दूसरा टैरिफ के इश्यूज भी हैं, और इसकी वजह से वो वहाँ पे नहीं जा सके और फिर चीज़ें भी कोई कंक्लूड नहीं होनी थी।